चलिए आप सभी को राधे राधे। स्टार्ट करें हम लोग अपने पॉलिटी को। पॉलिटी राज व्यवस्था। देखो, पार्ट एक, पार्ट दो, तीन, चार, यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। कोई दिक्कत परेशानी है? भाग एक में किसकी चर्चा थी? संघ एवं राज्य की, है ना, यूनियन एंड स्टेट। यूनियन एंड स्टेट की चर्चा है। भाग दो में हमने क्या पढ़ा? नागरिकता, जिसको कहते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप। भाग तीन में हमने क्या पढ़ा? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। भाग चार में हमने क्या पढ़ा? हाँ, नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व या इसी को कहते हैं डीपीएसपी, है ना। यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग को जो आज पढ़ना है, इसमें ये चार का पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? मौलिक कर्तव्य। लेकिन अभी हेडिंग नहीं देना आप लोग। मौलिक कर्तव्य या इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ने से पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि इस दोनों में अंतर क्या है। ऐसे अंतर आप समझ गए हो, आप अंतर समझ गए हो, फिर भी इस दोनों में क्या है अंतर हमें लिखना है। तो जो आज की जो टॉपिक है उसके बाद मौलिक कर्तव्य हम लोग स्टार्ट करेंगे। हेडिंग देना, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व में अंतर। ठीक ना। डिफरेंस देखना है हमें फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में, ठीक ना। फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट एक तरफ लिखना और एक तरफ लिखना डीपीएसपी। ठीक ना। फंडामेंटल राइट मतलब ये आपका एक तरफ मौलिक अधिकार हो जाएगा, एक तरफ मौलिक अधिकार आपका हो जाएगा और एक तरफ आपका नीति निदेशक तत्व हो जाएगा। नीति निदेशक तत्व। चलो, इसमें पहला आपको नोट करनी है, फर्स्ट। इस दोनों में अंतर देखेंगे हम लोग। पहला लिखेंगे ये नागरिकों के अधिकार है, यह नागरिकों का अधिकार है। फंडामेंटल राइट कह रहा है यह नागरिकों का क्या है? अधिकार है। यहां लिखना है एक नंबर में, यह एक सिद्धांत है, यह एक सिद्धांत है जो आदर्श पर आधारित है, जो आदर्श पर आधारित है। समझ में आ रहा है? ये हमारे लिए एक राइट है, ये राइट है तो हमें मिलना चाहिए।
कुछ भी हो, अगर मूल अधिकार हमें नहीं मिलेगा तो इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी आवाज उठा सकते हैं, बोलने का अधिकार है ना, कहीं भी हमको आवागमन करने के अधिकार है, हमें संपत्ति को रखने का अधिकार है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन कोई भी हम काम करेंगे तो संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि यह तो एक नागरिक अधिकार है, लेकिन यह एक सिद्धांत है जो आदर्श पर आधारित है, हमारे आदर्श पर आधारित है। हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा तो सही है, नहीं की जाएगी इसके लिए हमारा ये अधिकार नहीं बन रहा है कि हम इसके लिए रोड पर, आप कभी देखे हो मेरा पेंशन बंद हो गया, कोई बूढ़े व्यक्ति जाकर कहीं डिमांड कर सकते हैं, कहीं बोल सकते हैं? नहीं, नॉर्मल आप बोल चाल में बोल सकते हैं कि हमें विधवा पेंशन नहीं मिला, कोई विकलांग है तो बोल सकता है कि हमें ये पेंशन नहीं मिला, गरीब है तो बोलेगा हमें अनाज नहीं मिल रहा है। लेकिन वो बोल सकता है, वो उसका अधिकार नहीं है ना, अधिकार नहीं है, वो क्या है कि एक सिद्धांत पर आधारित है जिसको एक आदर्श रूप में देखा गया है। दूसरा कह रहा है इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये तो सब लोग जान ही रहे हो, यह संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे कहां से लिया गया है? इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे आयरलैंड से लिया गया है। इसकी चर्चा भाग मतलब पार्ट 4 में और आर्टिकल भाग 3 में, 4 तो उधर आएगा ना, भाग 3 में, और ये आपका 12 से 35, ठीक ना। और यह जो हमारा डीपीएसपी है इसकी चर्चा अगर देखा जाए भाग में, पार्ट देखा जाए तो 4 होगा, और आर्टिकल देखा जाए तो 36 से 51 होगा। 36 से 51 है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाती है। ठीक ना, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाती है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाती है। क्या हो गया? यह अधिकार क्या हो गया इसमें? यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होते हैं। अब सही है? इसकी चर्चा इसकी चर्चा इसकी चर्चा भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाती है। ये सिद्धांततः राज्य सरकार द्वारा किए जाने के बाद नागरिकों को प्राप्त होती है। ये सिद्धांत यह सिद्धांततः राज्य सरकार द्वारा ये सिद्धांत राज्य सरकार द्वारा
लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होती है। ये मानते हो आप? नहीं। मान लो कि जो नियम बनेगा कि 1100 रुपये पेंशन देना है गरीबों को, या 1100 रुपये देना है पेंशन, या 2100 रुपये देना है, या इतने चावल बांटनी है, इतने गेहूं बांटना है, तो ये राज्य सरकार इसका तय कर लेगी, है ना। उसके बाद वो दिया जाएगा। राज्य सरकार तय करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति के नाम पर 10 kg गेहूं देने का अधिकार है। तो जब राज्य ये पेश करेगा तभी वो नागरिकों को प्राप्त होगा। लेकिन हमारा मूल अधिकार क्या है? मेरा जन्म से ही ये प्राप्त है ना। हम जरूरी थोड़े है कि जन्म लिए फिर जब हमारी उम्र के क्या हुई, वृद्धि हुई, तब जाकर हमको मूल अधिकार दिया गया कि लीजिए आपका ये मूल अधिकार है। हमें दिया जाता है क्या? ये स्वतः हमें प्राप्त है। जन्म लिए हैं तब से हमारा क्या है? ये स्वतः प्राप्त है। क्योंकि हमारा जो है सिद्धांत ये है कि हमारे माता कहाँ के हैं, पिता कहाँ के हैं, मेरे दादाजी कहाँ का है, वंश के आधार पर हमारे क्या है? नागरिकता। इसको थोड़ा चालू करना। इसको नागरिकता दी गई है हमें। तो हम जन्म जब से लिए हैं, जब से हमारा क्या है? अपना सिटीजनशिप है, हमारी अपनी क्या है? नागरिकता है। जिस नागरिकता के अकॉर्डिंग, हाँ यहीं चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं चालू। ठीक, चलिए। तो ये सिद्धांत राज्य सरकार द्वारा पेश करने के बाद ही लागू की जाती है, लेकिन ये हमें स्वतः क्या है? प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर लिखोगे। एक तरफ आपका फंडामेंटल राइट रहेगा, और एक तरफ आपका डायरेक्टिव मतलब डीपीएसपी रहेगा। चलो, 5 नंबर मूल अधिकार में क्या कह रहा है? ये लोगों के अधिकार के लिए बनाए गए हैं। ये लोगों के अधिकार के लिए बनाए गए हैं। ये लोगों के अधिकार के लिए बनाए गए हैं। ये लोगों के अधिकार के लिए बनाए गए हैं। बोलो, ये किसके लिए बनाया गया है? ये समाज के भलाई के लिए बनाया गया है। ये समाज के भलाई के लिए बनाया गया है। ये लोगों के अधिकार के लिए बनाया गया है। ये समाज की भलाई के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, इसके पीछे कानूनी मान्यताएं हैं। इसके पीछे कानूनी मान्यताएं हैं। मतलब अगर कोई चीजों की हानि होगी तो हमें कानूनी मान्यताएं दी गई है कि कानून का दरवाजा हम खटखटा सकते हैं। और इसके पीछे बोलो क्या दिया गया है? बोलो, इसके पीछे राजनीतिक मान्यताएं हैं। राजनीतिक मान्यताएं हैं। नेतागण चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे मुखिया नहीं देंगे। इसके पीछे राजनीतिक मान्यताएं हैं। इसके पीछे कानूनी मान्यताएं हैं और इसके पीछे क्या है? राजनीतिक मान्यताएं हैं। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय की सहायता ली जा सकती है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय मतलब कोर्ट की सहायता ली जा सकती है।
बोलो, क्या इसे भी न्यायालय में जाने की अधिकार है? इसे न्यायालय में जाने की नई अधिकार मिला है, ठीक ना। इसे न्यायालय द्वारा नहीं लागू करवाया जा सकता है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय की इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय की सहायता ली जा सकती है। ये समाज के भलाई के लिए बनाया गया है। अच्छा, ऐसा है क्या? ओ, ऐसा है ना। कोई बात नहीं। ये भी फिफ्थ, ये भी सिक्स, ये सेवन। कोई दिक्कत? चलिए, इसे न्यायालय द्वारा इसे न्यायालय द्वारा इसे न्यायालय द्वारा नहीं लागू कराया जा सकता। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। हो गया। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय की सहायता ली जा सकती है और इसे लागू करने के लिए न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है। ये राज्य के लिए नकारात्मक है और सरकार के महत्व को घटाता है, ठीक ना। ये राज्य के लिए नकारात्मक है। ये राज्य के लिए नकारात्मक है। ये राज्य के लिए नकारात्मक है और सरकार के महत्व को घटाता है। और गवर्नमेंट महत्व को घटाता है।
चलिए ठीक है, अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 का क, मतलब पार्ट 4, चार का क। इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी, इसके लिए जो आर्टिकल बना है वो सेम 51 और 51 का ए है। ए लिखेंगे या क लिखेंगे, बात एक ही है। जैसे यहां क लिखे हैं तो यहां भी क ही लिखना होगा। अगर वहां ए लिखा रहता तो यहां भी ए लिख देते हैं। क ख ग, वैसे ही ए बी सी वैसे ही है, सेम। अब यहां आपको लिखना सबसे पहले है कि जब भी हम आपको बताए हैं कि जैसे आपका अनुच्छेद 19 है और वैसे ही आपका अनुच्छेद क्या है, 51 है। देखो ध्यान देना, तो 19 में आपका 19 का ए बी सी जैसे ऐड किया गया है वैसे ही 51 का ए ऐड किया गया है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है ये बताओ? बिल्कुल, जिसमें क ख ग लग जाए, जिसमें ए बी सी लग जाए, इसका मतलब ये है कि सेम आर्टिकल में, सेम पार्ट में इसको ले जाकर वहां रखा गया है ना। तो इसके लिए एक सबसे पहले नोट पॉइंट लिखना, यह रूस, जिसको पहले यूएसएसआर कहते थे, यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। देश के संविधान से लिया गया है। यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। इसे 42वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, या इसे बोलेंगे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक, इसे 42वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में लागू किया गया। यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। इसे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा या अध्यक्षता में लागू किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में लागू किया गया या उनके अनुशंसा पर लागू किया गया, उनके देख रेख में लागू किया गया। उस वक्त वो अध्यक्ष थे तब लागू किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। यहां नोट पॉइंट में याद रखना, आप एक केवल यही जानते हो कि मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति पे अनुशंसा पर लिया गया है। ये ध्यान देना, यहां नोट पॉइंट में लिख लेना कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है ना, 42वां संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में लागू किया गया, लागू किया गया, है ना। उस वक्त जो पीएम थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे क्या किया गया, लाया गया। नोट पॉइंट में हम लोग ये लिख रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन में जरूरी नहीं है केवल मूल कर्तव्य क्या किया गया है, जोड़ा गया है, बहुत सी चीजों को लेकर आया गया था, है ना। हमारे अखंडता को भी जोड़ा गया, एकता अखंडता को जोड़ा गया, ये सभी जितने भी चीजों को ऐड किया गया है ना, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और जो चीजों को हटाया गया है ना, वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। जैसे संपत्ति के अधिकार को हटाकर, संपत्ति के अधिकार एक हमारा मूल अधिकार में था ना, तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया, वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। और ये हमारे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में बहुत से चीजों को ऐड किया गया, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। मान लो कि आपका किताब 200 पेज का है, अब उस 200 पेज में 40 पेज मैटर ऐड कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, वो छोटी किताब हो गई, हुई ना। तो वैसे ये हमारा इतना बड़ा संविधान है और इस संविधान में इतना सारा चीजों को ऐड करोगे, इसका मतलब ये संविधान का छोटा रूप है, इसलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो क्या बोलोगे? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। हो गया, लिख लिए। नोट पॉइंट को आगे बढ़ाना, उसके बाद मूल कर्तव्य को लिखेंगे। नोट पॉइंट को आगे बढ़ाकर लिखना आप। 42वां संविधान संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 लागू करने के समय इंडिया लागू करने के समय भारत मतलब इंडिया में तीसरा नेशनल इमरजेंसी था। इमरजेंसी ठीक ना। तीसरा आपात, तीसरा राष्ट्रीय आपात था। बयालीसवां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 लागू करने के समय भारत इंडिया में तीसरा राष्ट्रीय आपात था। राष्ट्रीय आपात जानते हो? यहां नोट पॉइंट पे यह भी ध्यान देना, एक होता है राष्ट्रीय आपात, ठीक ना, नेशनल इमरजेंसी,
नेशनल इमरजेंसी, ये इंडिया में 3 बार लागू हुआ है। लागू हुआ है कितने बार? 3 बार। एक लागू हुआ 1962 में, भारत चीन युद्ध के समय, ठीक ना, इंडिया प्लस चाइना वार में 1962 में लागू किया गया था। उसके बाद सेकंड लागू किया गया 1971 में। कब? जब भारत और पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, ठीक ना, इंडिया प्लस पाक वार। तो भारत और चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय आपात दूसरा लगाया गया, पहला लगाया गया, और दूसरा लगाया गया था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण, 1975 में लागू किया गया। 1975 में कुछ इंटरनल कंडीशन खराब रहा इस देश के भीतर, तो राष्ट्रीय आपात जो है तीसरा भी लगाया गया। तो 1962 में पहला, सेकेंड 1971 में, और तीसरा 1975 में। अगर कहेगा राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल है 352 में। ये कहीं साइड में इसको आप लोग लिखना। हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब लागू किया गया, उस समय इंडिया में तीसरा राष्ट्रीय आपात था। तो तीसरा नहीं है, 1976 में लागू किया गया, ये 75 में है। 1975 में इमरजेंसी लगा है ना तीसरा, तो 1975 में ही तो ये भी है 1976 में। 1975 है तो वो तुरंत मान लो नवंबर दिसंबर का महीना है, तो फिर 76 नहीं हो जाएगा। अभी आप जो चल रहे हो, अभी कोई काम ऐसा होगा जो काम 6 महीने तक चले, तो 6 महीने तक आप 2025 में रहोगे क्या? 2026 होगा। तो वही चीजें है ना, इमरजेंसी है कि तुरंत थोड़े खत्म हो जाएगा। तो तुरंत खत्म नहीं हुआ, ये चला, तो वो 1976 का जो समय था उस वक्त तीसरी राष्ट्रीय आपात का समय था, ठीक ना। इसके बाद यहां यही नोट पॉइंट के बाहर में एक एक्स्ट्रा ये भी लिख लेना कि एक वित्तीय आपात भी होता है। वित्तीय आपात भी होता है, ये आगे एक्चुअली आपको पढ़ना भी है। ये वित्तीय आपात जो है आपका 360 में है, आर्टिकल 360 में है। ये भारत में एक भी बार नहीं लगा है, ये भारत में एक भी बार नहीं लगा है। मतलब ये उस वक्त लगता है जब लगे कि ये अब देश बच नहीं सकता, ठीक ना, तब ऐसे कंडीशन में ये चीजों को लागू किया जाएगा। चलो अब हम लोग मूल कर्तव्य में, कितने मूल कर्तव्य है, कितने मूल कर्तव्य थे और कितने मूल कर्तव्य को फिर से ऐड किया गया, जोड़ा गया, ये सभी लाइन को लिखेंगे। इतने लाइन को कंप्लीट किया आप सब। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया? बिल्कुल, मूल अधिकार रसिया से जो बोल रहे हो वो गलत है। मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। डीपीएसपी कहां से लिया गया है? कनाडा। डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से। एक बार सुन लो, मौलिक अधिकार अमेरिका। मेन है कि छुट्टी का मौसम होने वाली है ना, अब तो घर दिखाई दे रहा है, कैसे बस से जाएंगे, कैसे ट्रेन से जाएंगे, टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। तो याद रखना कि जब भी दिवाली के बाद आप लोग मिलना तो एक नए जुनून के साथ, एक नए ताकत के साथ मिलना कि अब की जो है हम सिलेक्शन लेकर ही क्या करेंगे, जाएंगे, ठीक ना। अब ये नहीं कि फिर इंतजार करना कि होली में छुट्टी होगा तो फिर आराम करेंगे। आराम मत करना, 1 से 51 आर्टिकल याद करके आना, ठीक ना। 1 से 51 आर्टिकल में कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है, ये याद रखना आप लोग, तभी आप उसको याद करोगे, नहीं तो नहीं याद करोगे। तो मूल अधिकार भारत के संविधान में अगर जोड़ा गया है तो अमेरिका से,
मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। राज्य के डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। संघात्मक व्यवस्था जो है, यूनियन के बारे में जो चर्चाएं है, वो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की जो पद की चर्चा है वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कॉन्क्रीट लिस्ट, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, जो संघ और राज्य दोनों का आधिपत्य होता है, वो लिया गया है किस देश के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना। संविधान संशोधन समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ऐसे क्यों कर रहे हो आप? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, याद करो, इसको पढ़ो, है ना। संघात्मक व्यवस्था, संघ की चर्चा है कनाडा से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, डीपीएसपी आयरलैंड से, राज्यपाल के पद की चर्चा है कनाडा देश के संविधान से, है ना। जब भी अगर आपसे क्वेश्चन से ये कहेगा संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेशनल इमरजेंसी, ये नेशनल इमरजेंसी जो है, राष्ट्रीय आपात, ये कहां से लिया गया है, ये लिखे हो आप लोग, जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है, लिखे है ना। तो ये सभी को याद रखना। चलो, मौलिक कर्तव्य अब हम लोग याद करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। अब ध्यान देना, मौलिक कर्तव्य है कितना? मौलिक कर्तव्य कितना है? फंडामेंटल ड्यूटी। एक ध्यान बात को रखना, क्या कि मौलिक कर्तव्य जो है पहले 10 था। पहले कितना था? 10। अब कितना है मूल अधिकार? 11। अब जो है फंडामेंटल जो ड्यूटी है हमारा, वो कितना है? 11, ठीक ना। पहले कितना था? 10। अब कितना है? 11। अब जो 10 जो था वो क्या था, और 11 जो है वो क्या है? 11वां मूल कर्तव्य हमें यह भी बनता है कि हम अपने बच्चों को क्या करें? पढ़ाएं। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और यह भी हमारा कर्तव्य बन रहा है कि हम बच्चों को पढ़ने क्या करें? भेजें। देखो, मूल कर्तव्य है क्या? मूल कर्तव्य में यह है कि आपका आप तो देश के नागरिक हो, हम भी देश के नागरिक हैं। हमें क्या ऐसा कर्तव्य करना चाहिए जो देश के हित में हो? संविधान का पालन करें, है ना। राष्ट्रगान का आदर करें, उसका अनादर न करें। अपने देश में रहकर अपने ही देश का बुराई ना करें। अपने देश में रहकर ये नहीं बोले कि भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, है ना। इसी भारत देश में रहकर हम वंदे मातरम को नहीं, अपना वंदे मातरम को नहीं गाएंगे, ये नहीं हो सकता। राष्ट्रीय गान को नहीं गाएंगे, ये नहीं हो सकता। हम अपने भारत देश की जो संविधान है उसकी एकता को, अखंडता को हम क्या करेंगे? बना के रहेंगे। इसलिए देखोगे मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति भी जब शपथ लेते हैं तो उस वक्त ये बोलते हैं कि हम अपने संविधान को निष्ठा से इस संविधान के अकॉर्डिंग हम निष्ठा से क्या करेंगे? काम करेंगे, एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, फ्रॉडगिरी नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जितने भी विधायक एमएलए होते हैं वो सब बाद में वही काम करते हैं जो उनको ठीक लगे, लेकिन उस वक्त तो शपथ लेना है तो ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये कह रहा है कि पहले जो है आप अपने खुद को देखो कि आपका कर्तव्य क्या बन रहा है, और वही कर्तव्य आपका 10 गो है ना। चलो, पहला लिखोगे। चलो, मूल कर्तव्य में पहला हम लोग लिखेंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है। लिखेंगे भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने संविधान का पालन करे, वह अपने संविधान का पालन करे, वह अपने संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं, उसके आदर्श
संस्थाओं, उसके आदर्श संस्थाओं, कोमा राष्ट्र ध्वज, उसके आदर्श संस्थाओं, कोमा राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक ना? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं, कोमा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का क्या करे? आदर करे। ये ऐसे ऐसे हमारे कर्तव्य है जो हम खुद ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे कर्तव्य है क्या। दूसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को पालन करे। ठीक ना? प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के लिए इसमें प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के लिए लिख लिए। राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को करने और आदर्श को राष्ट्रीय आंदोलन को प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को करने और उच्च आदर्शों को करने और उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखेंगे। अपने हृदय में संजोए रखेंगे। प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को, यहां आंदोलनों को कर लेना, मतलब जो भी आंदोलन किए गए हैं, जैसे इस आंदोलन में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो सकता है, मान लो एग्जाम्पल में भारत छोड़ो आंदोलन हो सकता है, आपका नमक सत्याग्रह हो सकता है ना? मतलब जितने भी गांधी जी द्वारा जो किया गया है आंदोलन, मतलब जो भी आंदोलन हुआ है, हमारे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भीमराव अंबेडकर, जो भी आंदोलन किए हैं, उनको कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के लिए, प्रत्येक नागरिक जो है स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को, ये इतने सारे जो आंदोलन हुए हैं, इसको करने और उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखेंगे। अब ये नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन से कोई मतलब नहीं है हमें, आप अपने देश में रहकर ये बोल रहे हो कि भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी किए वो ठीक नहीं था, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जरूरी नहीं था, नमक सत्याग्रह भी क्या है, जरूरी नहीं था, है ना? आज देखते हो कोई कोई जो गांधी को नहीं मानते हैं, गोडसे को मानते हैं, वो इस वक्त ये बोलेंगे कि इससे क्या मतलब था।
ये गोलमेज सम्मेलन करने की कोई जरूरत नहीं थी, नमक सत्याग्रह करने की कोई जरूरत नहीं थी, दांडी मार्च की कोई जरूरत नहीं थी, बंगाल विभाजन का जो चीजें हैं, बंगाल विभाजन, आज भी लोग बंगाल विभाजन का समर्थक करने वाले भी बंगाल में लोग हैं, है ना। तो ये सभी चीजों को आज देखोगे कि लोग बोलेंगे ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे काम भी नहीं करनी है जो आपका ये कर्तव्य नहीं बता रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक, हम हो, आप हो, कोई भी हो, प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन में एग्जाम्पल स्वरूप में आपको ये चीजें समझना है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन बता रहा है, ये राष्ट्रीय आंदोलन वो बता रहा है जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन को करने और उच्च आदर्शों को अपने हृदय में क्या करना है, संजोए रखना है। ये दूसरा आपका क्या है, मूल कर्तव्य कह रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे तीसरा मूल कर्तव्य क्या है, प्रत्येक नागरिक देश की प्रभुता, एकता एवं अखंडता को रक्षा करेगा। प्रत्येक नागरिक देश की प्रभुता, एकता एवं अखंडता, प्रत्येक नागरिक देश की प्रभुता, एकता एवं अखंडता प्रत्येक नागरिक देश की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करेगा और इसे बनाए रखने में अपना सहयोग देगा। प्रत्येक नागरिक देश की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करेगा और इसे बनाए रखने में सहयोग करेगा। ठीक ना। पहला में ये बताया गया कि राष्ट्रीय गान को हम रक्षा कर सकते हैं, राष्ट्रीय गीत को रक्षा कर सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक को रक्षा कर सकते हैं, सब आ जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को रक्षा कर सकते हैं। अब यहाँ याद रखना कि यहाँ पर अगर आप लिखे हो कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लिख लिए हैं और आपको लग रहा है कि हम चलो राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है, राष्ट्रीय गीत नहीं लिखा है, तो राष्ट्रीय गीत का अनादर थोड़े करेंगे। राष्ट्रीय गान हो या राष्ट्रीय गीत हो, चाहे वंदे मातरम हो चाहे जनगण मन हो, दोनों को हमें आदर करना है, दोनों को आदर्श भाव से देखना है। अब ये नहीं कि राष्ट्रीय ध्वज लिखा गया है, राष्ट्रीय प्रतीक नहीं लिखा गया है, तो यहां याद रखो राष्ट्रीय प्रतीक भी आपका इसमें आपको आ जाएगा। अब ये नहीं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, संविधान में बोला गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का रक्षा करो, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को रक्षा नहीं करो, नहीं। राष्ट्रीय प्रतीक हो, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय गीत हो, ये हमें सबको क्या करना है, बना के रखना है। संविधान के दायरे में रहकर कोई कार्यशैली को करना है और हमारा ये कर्तव्य बन रहा है कि हम इसे क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। दूसरा ये कह रहा था कि जितने सारे आंदोलन हुए हैं उस प्रत्येक नागरिक को ये फक्र से ये कहना होगा कि गांधी जी ने हमारे देश के लिए कुछ किया, सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए क्या है, कुछ किया, खुदीराम बोस ने, भगत सिंह ने कुछ ना कुछ किया जरूर है। अब आज हम जो है किसी क्रांतिकारी को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये देश के हित में अच्छा काम नहीं किया, ठीक ना, क्योंकि अंग्रेजों को भगा दिया ये कम थोड़े है, अंग्रेजों को भगा दिया ये कम थोड़े है। कितने प्रयास किए लोग, कितने प्रयास करने के बाद भी अंग्रेज लोग तो थे ही ना। 1961 में गए हैं पुर्तगाली, यूरोपियन का भारत में आगमन जो हुआ, वो आगमन से लेकर और अभी तक 1961 तक ये लोग शासन किए हैं। सोच लो, यूरोपवासी मतलब पुर्तगाल लास्ट में गया है और पहले आया भी है। इसके बाद ये क्या बोल रहा था कि प्रत्येक नागरिक देश की प्रभुता, एकता एवं अखंडता को क्या करेगा, रक्षा करेगा और इस एकता और अखंडता को बनाए रखने में सरकार को क्या करेगा,
सहयोग करेगा। ये 3 ही हम लोग लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें से मतलब ये 10 लिखना है आपको। 11वां आप ऑलरेडी जान रहे हो कि है क्या। 11वां क्या है? 11वां मूल कर्तव्य क्या है जो अभी तुरंत बताया आपको? हाँ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है, ये भी आपका कर्तव्य बन रहा है। इसे भी ले जाकर संविधान में ऐड कर दिया गया है कि ये भी आपका क्या है, कर्तव्य है। ऐसे है ये मूल अधिकार में, लेकिन यहाँ मूल कर्तव्य में भी इसका क्या है, चर्चा है, जो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे और जानेंगे। तो मूल कर्तव्य हम लोग आधा से बेसी लगभग पढ़ लिए हैं, है ना। मूल कर्तव्य को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे और अब वो क्लास जब भी होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा हमारे तरफ से और ये हमारे इंस्टीट्यूट गुरु विद्या से के तरफ से। यहाँ जो आपकी दिवाली है, इसके बाद भाई दूज है, फिर धनतेरस, दिवाली, ये सब के लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं। अच्छा से इसको आप एंजॉय करना, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि पर्व में आपको पढ़ना ही है, लेकिन जब आपको समय मिले तो अपने क्लास में जितने भी आप नोट्स बनाए हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको प्रैक्टिस करने की जरूर आप ये आदत डालना। नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि जब क्लास के बाद आओगे ना तो आप में एक स्थिरता बनी रहेगी, आप में एक कमजोरी बनी रहेगी। क्या? तो पूरी माहौल आपका घर का याद आएगा और इधर ये चीज सब भूले हुए होंगे। तो जोर जबरदस्ती तो नहीं है, फिर भी हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि 1 से 51 आर्टिकल को याद करके आना, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।